नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में ईमानदारी से अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। दोस्तों भारतीय क्रांति का पिता जो है ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय क्रांति का पिता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा, तब आप कहेंगे वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, एक वैलेंटाइन चिरोल एक ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार था। ठीक है, इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का पिता कहा था। ठीक है, तो वैलेंटाइन चिरोल इसका नाम आपको याद रखना है। और दोस्तों एक और फैक्ट पूछा जाता है दूसरा कि भारतीय क्रांति की माता किसको कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, ब्रूपाथ मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो देखो दोस्तों जो ब्रूपाथ मंदिर है ये निर्मित किया गया था चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों जो ब्रूपाथ मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ये शिव जी का मंदिर है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य का एक स्थान है पट्टकल, वहां पर स्थित है। और ये चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था। अब दोस्तों चालुक्य वंश की बात हुई है तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशन प्रथम। ठीक है, पुलकेशन प्रथम था जिसने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है। दोस्तों वर्तमान में नाबार्ड में भारत सरकार का 99% हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, और इसकी आरंभक पेड अप कैपिटल कितनी थी? तो 100 करोड़ रुपए थी। ठीक है, और इस 100 करोड़ में से आरबीआई और भारत सरकार की हिस्सेदारी 50-50% थी, लेकिन आरबीआई ने इसमें अपने शेयर बेच दिए हैं और अब भारत सरकार का इसमें 99% हिस्सा है। ठीक है, नाबार्ड क्या है दोस्तों? तो कृषि के क्षेत्र का एक सर्वोच्च संस्थान है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। स्थापना 1982 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई के अंदर स्थित है। नंबर 4 क्वेश्चन है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है। तो दोस्तों भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण यानी कि सबसे ऊंचा बोर्ड कौन सा है? वो है सीबीईसी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीबीईसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। हिंदी में इसको केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। दोस्तों जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है ये लागू हुआ था 1792 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 ईस्वी में मद्रास रेसिडेंस में लागू हुआ था और ये दक्षिण और पश्चिम भारत में अपनाया गया था। ठीक है, ये व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी प्रणाली या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय किसको दिया जाता है? तो टॉमस मुनरो को दिया जाता है। ये भारत के 51% भूभाग पर लागू की गई थी। इसके अंतर्गत किसानों से सीधे 33% भू राजस्व वसूला जाता था। इसमें रैयतों या फिर किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। इस व्यवस्था में किसान वर्ग की स्थिति मजबूत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शांत सागर यानी कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो शांत सागर है ये स्थित है चंद्रमा पर। कहाँ पर? ये चंद्रमा पर स्थित है। और चंद्रमा पर धूल के मैदान जो होते हैं उनको ही शांत सागर कहा जाता है। ठीक है, और ये चंद्रमा का पिछला भाग है। ठीक है,
जो कि अंधकारमय होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शांत सागर कहा जाता है, अंधकारमय है। और ये एक्चुअल में चंद्रमा पर जो धूल के कण हैं उनसे बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसको शॉर्ट में CSIR कहा जाता है। तो CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही CSIR का अध्यक्ष होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों CSIR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहा जाता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राजतरंगिणी ग्रंथ में किस राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है? दोस्तों जो राजतरंगिणी ग्रंथ है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों राजतरंगिणी की जो रचना है ये कल्हड़ के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें वर्णन किया गया है कश्मीर के इतिहास का। ठीक है, इसमें कश्मीर के इतिहास का और कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? दोस्तों जो भूपर पट्टी जो पृथ्वी होती है उसकी जो ऊपरी परत है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, या फिर उसको हिंदी में भूपर पट्टी कहा जाता है। तो क्रस्ट के भीतर की जो हलचल होती है उसका अध्ययन किस में किया जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक्स में उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी कौन सी मछली है जो तैरती नहीं है बल्कि जल में चलती है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्पॉटेड हैंड फिश एक ऐसी मछली है जो कि जल में तैरती नहीं है बल्कि चलती है। और डिटेल में आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों स्पॉटेड हैंड फिश एक ऐसी मछली है जो कि पानी में तैरती नहीं है बल्कि चलती है। ये उस मछली का फोटोज है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप में पाई जाती है। ठीक है, स्पॉटेड फिश जो है अपने शरीर पर मौजूद फिन्स की मदद से समुद्र की तलहटी पर चलती है और इसके फिन्स पंजों की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें हैंड फिश भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों भारत के किस शहर ने पहली बार व्यावसायिक रूप से बिजली का उपयोग किया? तो दोस्तों जो दार्जिलिंग शहर है, ठीक है, जो दार्जिलिंग शहर है इसने सबसे पहली बार व्यावसायिक रूप से बिजली का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नंबर 12 क्वेश्चन है भारत की सबसे बेशकीमती चाय कहाँ पर उगाई जाती है? दोस्तों भारत की जो सबसे कॉस्टली टी होती है वो कहाँ पर उगाई जाती है? वो भी दार्जिलिंग में उगाई जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला भौगोलिक संकेत यानी कि भारत का फर्स्ट जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था? दोस्तों भारत का जो फर्स्ट जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय प्रोडक्ट को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और यहाँ की चाय जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जो दार्जिलिंग की चाय है ये फर्स्ट ऐसा प्रोडक्ट हुआ जिसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, जो जीआई टैग है दोस्तों इसकी ये भारत में कब लागू किया गया? तो 2003 में जीआई टैग भारत में लागू किया गया था और एक साल बाद कब 2004 में दार्जिलिंग की चाय ऐसा प्रोडक्ट हुआ जिसको पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। अगला हमारा क्वेश्चन देश का पहला डायनासोर पार्क कहां पर खोला गया? दोस्तों देश का पहला डायनासोर पार्क जो है ये गुजरात के महिपाल जिले में खोला गया। कहां पर? गुजरात के महिपाल जिले में खोला गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा, इसको शॉर्ट में IMS कहा जाता है। तो ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये शुरू हुई थी 1764 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा इसको शॉर्ट में IMS कहा जाता है। शुरुआत 1764 ईस्वी में हुई थी। यह एक सैन्य चिकित्सा सेवा थी। ठीक है, और इसके एक अधिकारी हुए हैं, उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। ठीक है, इनको जो है 1992 में चिकित्सा के नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। स्थापना बस पूछी जाती है तो याद रखना 1764 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है किस महासागर से? दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर ये जो है
ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है और इसी के बीच से ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 180 डिग्री देशांतर से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है और इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1884 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच विभाजन का कार्य करती है? दोस्तों जो 49वीं समांतर रेखा है ये विभाजन का कार्य करती है अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो 49वीं समांतर रेखा है, याद रखना यहाँ से कि इस रेखा को विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा कहा जाता है। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा किसको कहा जाता है? तो 49वीं समांतर रेखा को कहा जाता है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा कौन सी रेखा बनाती है? दोस्तों जो 38वीं समांतर रेखा है, जो 38वीं समांतर रेखा है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में सीमा बनाती है। और दोस्तों नंबर बी पे लिखा है हिडेनबर्ग रेखा। दोस्तों जो हिडेनबर्ग रेखा है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, और जो मैगिनाट रेखा है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, और जो नंबर डी पे भी मैगिनाट लिखा है, यहाँ पर जैसे हम मैन रहीम कर लें। ठीक है, मैन रहीम रेखा जो है ये फिनलैंड और रूस के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये चार रेखाएं हैं, किस किस देश के बीच में ये सीमाएं बनाती हैं, ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर, इसको POK कहा जाता है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसको कहा जाता है। तो POK की राजधानी कहाँ है? दोस्तों जो POK है इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मुजफ्फराबाद है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये जो शहर है मुजफ्फराबाद ये झेलम नदी के किनारे स्थित है और ये POK की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कल्पकम चेन्नई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इसका नाम क्या है, तो मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसका नाम है। ठीक है, और ये जो है 80 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, थोरियम के सबसे बड़े भंडार खालिस्तान में पाए जाते हैं। दोस्तों थोरियम के सबसे बड़े भंडार जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये अपने देश भारत में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों जो थोरियम है विश्व के कुल उत्पादन का 25% किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा किस देश में होता है? अपने देश भारत में होता है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है थोरियम की, तो जो थोरियम है इसका सिंबल क्या होता है? TH होता है और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 90 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर कायांतरित या फिर रूपांतरित रूप है किसका? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो चूना पत्थर है, ठीक है, तो चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप है वो संगमरमर है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और चट्टानें हैं जैसे सेल है, तो सेल का रूपांतरित या फिर कायांतरित रूप क्या हो जाएगा? तो सेल का हो जाएगा स्लेट। ठीक है, जो कोयला है इसका क्या हो जाएगा? तो कोयला का रूपांतरित रूप जो है ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेनाइट का क्या हो जाएगा? तो ग्रेनाइट का जो रूपांतरित रूप है वो नाइस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं? दोस्तों ऐसी लेडी जिन्होंने इकोनॉमी का नोबेल प्राइज जीता था वो कौन है? उनका नाम है एलिनर ओस्ट्रॉम। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एलिनर ओस्ट्रॉम है, ठीक है, यह अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 2009 में दिया गया था। ठीक है, और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली प्रथम लेडी हैं। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों नोबेल प्राइज की यदि हम बात करें शुरुआत कब की गई थी?
तो इसकी शुरुआत की गई थी 10 दिसंबर 1901 में। ठीक है, 10 दिसंबर 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, आप लोग जानते होंगे। फिर ये 1968 से अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा, तो वर्तमान में ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, और पहली लेडी थी जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज जीता था कब, 2009 में। उनका नाम था एलिनर ऑस्ट्रॉम। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन उनका नाम है। यदि आपसे पूछा जाए कि अमर्त्य सेन को ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज कब दिया गया था, तो आप कहेंगे ये 1998 में दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन है, लेकिन फैक्ट अधिक पता करना है, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं होता एग्जामिनर किस टाइप से सोचता है, किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरेट करता है। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, क्वेश्चन का आंसर हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता? इन 4 रोगों में से कौन सा ऐसा रोग है जो पानी के प्रदूषण से नहीं होता? तो हम देखते हैं, टाइफाइड पानी के प्रदूषण से होता है, पीलिया भी होता है, हैजा भी होता है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है ये पानी के प्रदूषण से नहीं होता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, जो हेपेटाइटिस वी है ये एक्चुअल में वायरस से होने वाला एक डिसीज है। इस डिसीज में क्या होता है, तो जो हमारा लीवर होता है वो इसमें प्रभावित होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों, उनमें नाइट्रोजन और आर्गन दोनों गैसें भरी होती हैं। ठीक है, यदि नाइट्रोजन ऑप्शन में होता केवल तो वो भी सही था, यदि आर्गन ऑप्शन में होता तो वो भी सही था, लेकिन ऑप्शन में दोनों हैं और नंबर सी पे लिखा है उपर्युक्त दोनों। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। और डिटेल जानते हैं दोस्तों। जो नाइट्रोजन है, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल N होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। ऑर्गन का जो सिंबल है ये AR होता है और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 18 होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है उसमें नाइट्रोजन कितने % भरी होती है? बिल्कुल कम, 7% केवल नाइट्रोजन होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में। और सबसे ज़्यादा क्या भरी होती है? तो सबसे ज़्यादा भरी होती है आर्गन। आर्गन कितने % भरी होती है? तो 93% भरी होती है। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है उसकी खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज की थी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है उसमें जो फिलामेंट यूज़ होता है, फिलामेंट को हम हिंदी में तंतु कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो किस धातु का बना होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? क्योंकि दोस्तों, जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें यदि बहुत अधिक कैपेसिटी में जो बिजली है वो हम प्रभावित करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी गलता नहीं है, टूटता नहीं है। तो टंगस्टन का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो हम टंगस्टन का बनाते हैं, सबसे ज़्यादा गलनांक होता है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि इसका गलनांक होता कितना है, तो आप कहेंगे इसका गलनांक जो है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने टंगस्टन की बात कर ली है, तो टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W होता है। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 74 होता है। दोस्तों, क्वेश्चन एक है, लेकिन हमने कम से कम एक क्वेश्चन से 10 से 12 फैक्टों को डिस्कस किया है और हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम एक क्वेश्चन से अधिक फैक्ट बताएं। तो दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी निष्क्रिय गैस पाई जाती है? ठीक है, ये आपको बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और दोस्तों, दूसरा फैक्ट आपको लिखना है कि निष्क्रिय गैस कितनी होती हैं। ठीक है, टोटल निष्क्रिय गैस कितनी होती हैं। तीसरा फैक्ट आपको लिखना है कि हमारे वायुमंडल में कितनी निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, और चौथा फैक्ट आपको लिखना है कि कौन सी ऐसी निष्क्रिय गैस है जो कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ये 4-5 इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताए थे, तो ये फैक्ट आप ज़रूर लिखें। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फैक्ट आपके लिए कंटिन्यू बताता रहता हूँ,
तो जो स्टूडेंट हैं वो कितना अधिक सीख रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। 100 में से 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमारे चैनल को विजिट करते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं यही बोलूँगा कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और पुराने वीडियोज़ देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहां पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 बेहद महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।